कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। मानव का मन बहुत जटिल होता है। किसके दिमाग में क्या और क्यों चल रहा है जानना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज की कहानी मन की ऐसी ही गुत्थियों को आपके सामने रख देती है। लीजिए सुनिए गुरुदेव की कहानी पोस्टमास्टर की हिंदी प्रस्तुति। पोस्टमास्टर का ऑफिस उलापुर जिले के गांव में था। ये एक पुराना गांव था और इसके पास ही नील की खेती होती थी। नील के बागान का प्रबंधक एक अंग्रेज था। क्योंकि संचार के कोई साधन आसपास नहीं थे, इसलिए मैनेजर ने दौड़ धूप करके गांव में एक पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया था। यहाँ का पोस्टमास्टर कलकत्ता का रहने वाला एक जवान था। यहाँ पर अपनी तैनाती के बाद उसे लगता था कि वो आधुनिक सभ्यता से कट गया है। उसे अपनी हालत पानी से बाहर निकाल ली गई मछली जैसी लगती थी। घर के नाम पर फूस के छप्पर की एक अंधेरी झोपड़ी थी। पास ही जंगल से घिरा एक छोटा सा तालाब भी था। नील के बागान में काम करने वाले लोगों का अपना समाज था। दो अलग अलग समुदायों के बीच किसी भी तरह का सामाजिक मेल मिलाप संभव नहीं था। सच बात तो यह है कि शहर से आया यह जवान भी बहुत मिलनसार नहीं था। अपनी जड़ों से उखाड़कर किसी अनजान सी जगह भेज दिया गया पोस्टमास्टर लज्जा और घमंड के बीच झूलता रहता था। वो शायद ही कभी किसी गांव वाले से मिला होगा। वो इसलिए भी परेशान था क्योंकि शुरुआत में कुछ खास काम उसके पास नहीं था। वो कभी कभी लिखने की कोशिश करता। उसने कुछ कविताएं लिखी। उसकी कविताओं में अंतहीन प्रतीक्षा होती। इनमें जीवन का मर्म कोमल पत्तियों की हल्की सी कपकपाहट की गूंज में खो जाने में छिपा होता था और जीवन के अस्तित्व की याद बरसात के बादलों को देखकर ताज़ी हो जाती थी। लेकिन उसे पता था कि नए जीवन की झलक उसे तभी मिल सकेगी जब अलादीन के चिराग जैसा कोई जिन रात में अचानक प्रकट हो जाएगा। ये जिन पागल कर देने वाली भूल भुलैया से उसे बाहर निकाल देगा। उसे शहर की पक्की सड़कें और बादलों को छिपा देने वाले ऊंचे ऊंचे मकान याद आते। शहर अपना जाल फैला रहा था और उसे वापस बुला रहा था। पोस्टमास्टर की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ता था और घर के दूसरे काम रतन नाम की एक अनाथ लड़की करती थी। रतन 13 साल की थी और उसे दादा बाबू कह के बुलाया करती थी। रतन के विवाह की कोई संभावना निकट भविष्य में दिखाई नहीं देती थी। शाम धीरे धीरे उतरती और गौशाला से धुआं उठता हुआ दिखाई देता। झींगुर की आवाज सुनाई देती और कोई गांव वाला गाना गाता। हवा में अलग ही तरह का नशा छा जाता। शाम किसी खोई हुई कविता की याद जैसी लगती थी और ऐसा लगता था कि चारों तरफ की नीरवता दिल में पड़ी दरारों को हिला देगी। इस सब के बीच पोस्टमास्टर अपना लैंप जलाता था। लैंप की रोशनी फड़फड़ाती थी और वो आवाज लगाता, रतन। ऐसा लगता था कि रतन इस आवाज की ही प्रतीक्षा करती थी, लेकिन वो कमरे में इस तेजी से प्रवेश करती थी जैसे बहुत व्यस्त हो। वो कहती, आपने बुलाया दादा बाबू? पोस्टमास्टर ने पूछा, क्या तुम बहुत व्यस्त हो? लड़की ने कहा, हाँ, मतलब मुझे अभी आग जलानी है। पोस्टमास्टर ने कहा, अरे उसे बाद में कर लेना, इस समय जरा मेरा तंबाकू भर दो। रतन चिलम में तंबाकू पर अंगारे रखकर कमरे में आई। अंगारों पर तेजी से फूंक मारते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। पोस्टमास्टर ने उसके हाथ से हुक्का लिया और उससे पूछा, रतन, क्या तुझे अपनी माँ की याद है? यादें बहती हुई आने लगीं। अतीत कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ, आधा भूला हुआ और आधा याद किया हुआ सामने आने लगा। उसे याद था कि उसके पिता उसकी माँ से ज्यादा उसे प्यार करते थे। उसके पिता संध्या के समय जब घर लौटते थे, उनके होठों पर मुस्कुराहट रहती थी। उसे आज भी वो मुस्कुराहट याद थी। उसके पिता का चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। अपने विचारों में डूबी वो लड़की पोस्टमास्टर के पैरों के पास बैठ गई। पोस्टमास्टर को देखते हुए उसे ये भी याद आया कि उसका एक भाई भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कल की ही तो बात है।
वो एक छोटी सी पेड़ की टहनी को मछली पकड़ने वाले डंडे की तरह हाथ में हिलाते हुए तालाब के किनारे खेला करते थे। उसे छोटी छोटी बातें याद आ रही थीं। जीवन की बड़ी त्रासदियां धुंधली सी थीं। अक्सर उनकी बातचीत देर रात तक चलती थी। शाम जैसे ही रात में तब्दील होती, पोस्ट मास्टर पर सुस्ती सी छा जाती और वो भोजन न पकाने का निर्णय लेता। वो लोग दोपहर का बचा हुआ खाना ही खाकर अपना पेट भर लेते थे। किसी किसी दिन पोस्ट मास्टर की यादें ताज़ा हो जाती। झोपड़ी के पास लकड़ी के पटरे पर बैठे हुए वो अपने पुराने दिनों की याद करने लगता था। उसका दिमाग चक्कर खाने लगता और उसे अपना छोटा भाई, बहन और वो सब याद आते जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। पीछे छूट गया सब कुछ उसके मन में कहीं सुरक्षित था। उसे पता था कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन उसने आसपास के लोगों से कभी भी अपनी बात नहीं कही। पता नहीं क्यों इस छोटी सी लड़की से वो सब कुछ कह देता था। उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। कुछ ही समय बाद रतन पोस्ट मास्टर की स्मृतियों के चरित्रों को नाम लेकर बुलाने लगी थी। उसकी बातों में माँ, भाई और बहन का जिक्र होता था। व्यक्तिगत यादें आपसी यादें बन गईं। रतन इन सबको अपने सपनों में देखने लगी। अपनी कल्पना की सहायता से वो इन सब के चेहरे भी दिमाग में बनाने लगी। एक दिन आसमान खुला था और ठंडी हवा बह रही थी। घास धूप में नहाई हुई थी और उसके नीचे दबी मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी। ऐसा लगता था कि थकी हुई पृथ्वी की गर्म सांसें त्वचा पर पड़ रही थी। ऐसा महसूस होता था कि अपने घर से निकली हुई कोई चिड़िया विरह के गीत गा रही थी। पोस्ट मास्टर के पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं था। नम घास और साफ सुथरे आकाश पर कुछ सलेटी बादलों ने उसके मन को आनंद से भर दिया था। लेकिन इस आनंद में भी विरोधाभास था। ये बहुत सूक्ष्म भी था और विराट भी। पोस्ट मास्टर अपने आप को अंदर से खाली खाली महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि काश कोई होता जिससे वो अपने मन की बात कह पाता। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी प्रकृति उसके मन की अथाह रिक्तता को प्रतिध्वनित कर रही थी। पोस्ट मास्टर ने फिर से आवाज लगाई, रतन। छोटी लड़की अमरूद के पेड़ के नीचे खेल रही थी। पोस्ट मास्टर की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। हाँफते हुए उसने पूछा, आपने बुलाया? पोस्ट मास्टर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि कैसे पढ़ा जाए। और इस तरह स्वर, व्यंजन, उच्चारण और मात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। जल्दी ही रतन सरल शब्दों को पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद ही बारिशें भी शुरू हो गईं। मॉनसून अपने साथ उदासी भी लेकर आता है। लगातार बारिश की वजह से तालाब और नाले सब भर गए थे। बारिश की आवाज ने गांव की आवाजों को दबा दिया था। यातायात ठप हो गया। नावों को घसीटकर जमीन पर खड़ा कर दिया गया। लोग संभल संभल कर पांव रखते हुए बाजार तक जाते थे। बरसात की ऐसी ही किसी दोपहर में आसमान डरावना और काला सा दिख रहा था। लड़की अपनी पढ़ाई के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। पोस्ट मास्टर जब बहुत देर तक नहीं आया तो लड़की ने साहस किया और उसके कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि वो कंबल ओढ़े लेटा हुआ है। ये सोचकर कि पोस्ट मास्टर आराम कर रहा है, लड़की चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसे पोस्ट मास्टर की आवाज सुनाई दी, रतन। लड़की ने मुड़कर देखा। वो बोली, क्या आप सो रहे थे दादा बाबू? पोस्ट मास्टर ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब है, क्या तुम मेरा माथा दबा दोगी? पोस्ट मास्टर को ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजान सी जगह फंसा हुआ है और पीड़ा से टूट रहा उसका शरीर किसी अपने के स्पर्श के लिए तरस रहा है। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी इच्छा हो रही थी काश उसकी माँ के ममतामयी हाथ उसके जलते हुए शरीर को कुछ राहत दे देते। वो चाह रहा था कि उसकी माँ और बहन ठीक इसी समय इस कमरे में मौजूद हों, लेकिन कमरे में कोई और ही था। रतन के अंदर भी कुछ अलग सा घटित हो रहा था। उसके अंदर संकल्प की एक मध्यम सी आग जलने लगी थी। उसके सामने जो हालात थे उसमें उसके अंदर माँ के कर्तव्य
और प्रेम की भावना जागृत हो गई। जल्दी से वो झोपड़ी से बाहर निकली और उसने डॉक्टर को बुलाया। वो सारी रात जागती रही। वो जड़ी बूटी कूट कूट कर पोस्टमास्टर को खिलाती रही। रात भर सन्नाटे के बीच उसके यही शब्द गूंजते रहे, क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं दादा बाबू? पोस्टमास्टर को बीमारी से बाहर निकलने में हफ्तों लग गए। वो जैसे ही अच्छा हुआ उसने मन ही मन कहा, बहुत हुआ, मुझे अब कुछ करना ही होगा। उसने तुरंत कलकत्ता में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा। उसने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लिखा था कि उसका तबादला तुरंत कलकत्ता कर दिया जाए। रतन की जिम्मेदारियों का बोझ भी कम हो गया था। वो कमरे के बाहर किताब हाथ में लिए बैठी रहती और इंतजार करती कि कब पोस्टमास्टर उसे बुलाएगा, लेकिन पोस्टमास्टर ने उसे नहीं बुलाया। वो कभी कभी कमरे में झांकती तो देखती कि दादा बाबू कभी स्टूल पर चुपचाप बैठा रहता और कभी बिस्तर पर लेटे फूस के छप्पर को ताकता रहता। रतन दादा बाबू की आवाज का इंतजार कर रही थी और पोस्टमास्टर अपने पत्र के जवाब का। रतन को लगता कि कहीं पोस्टमास्टर उसे कमरे में झांकता हुआ न पकड़ ले, इसलिए वो बाहर चुपचाप किताब खोलकर अपनी पढ़ाई जारी रखती। आखिर एक शाम पोस्टमास्टर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। मन में छिपी हुई उत्सुकता और डर के साथ वो कमरे में दाखिल हुई। उसने पूछा, दादा बाबू, क्या आपने मुझे बुलाया? पोस्टमास्टर ने कहा, हाँ रतन, मैं वापस जा रहा हूँ। रतन ने पूछा, दादा बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? पोस्टमास्टर का जवाब था, मैं घर जा रहा हूँ। रतन ने पूछा, आप वापस कब आओगे? पोस्टमास्टर ने अपने होठों को भींच लिया। वो बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊंगा। रतन कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही। उसका मौन बता रहा था कि उसे सही शब्द नहीं मिल पा रहे थे। पोस्टमास्टर कह रहा था, मैंने अपने अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी थी, मैंने उसमें वो रतन को बता रहा था कि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और जैसे ही नया पोस्टमास्टर आ जाएगा वो चला जाएगा। उसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया रुक गई है। दिए की कमजोर लौ थरथरा रही थी। बारिश छत पर बेरहमी से बरस रही थी। कमरे के कोने में छत से पानी टपक रहा था और लगातार बूंदें गिर रही थीं, टप टप। कुछ देर बाद रतन धीमे से उठी और रसोई की तरफ चली गई। आज खाना बनाने में उसे ज्यादा ही समय लग रहा था। प्रतीक्षा उन शब्दों से भरी हुई थी जिन्हें बोला जाना था, लेकिन खामोशी कानों को चीर देने वाली थी और ऐसा लगता था कि उन दोनों के बीच की दूरी में भर चुकी थी। जब पोस्टमास्टर ने खाना खा लिया, रतन ने उससे पूछा, दादा बाबू, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं? पोस्टमास्टर रतन की ओर देख जोर से हंस पड़ा। वो बोला, क्या मजाक कर रही हो? उसने इस बात की कोई जरूरत भी नहीं समझी कि उस छोटी सी लड़की के भोलेपन में कही गई बात पर विस्तार से उसे समझाए। रात नींद में टूटते सपनों और जागने के बीच में ही फंसी रही। रतन के कान में पोस्टमास्टर के शब्द लगातार गूंज रहे थे, क्या मजाक कर रही हो? पोस्टमास्टर जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके नहाने का पानी रख दिया गया था। क्योंकि उसे शहर से ही अंदर नहाने की आदत थी, इसलिए वो गांव में भी ऐसा ही करता था। रतन की पोस्टमास्टर से ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कब जाएगा, इसलिए उसने नहाने का पानी रख दिया था। थोड़ी देर बाद पोस्टमास्टर ने उसे पुकारा तो वो कमरे में चली आई और उसकी तरफ देखने लगी। पोस्टमास्टर ने कहा, मैं नए पोस्टमास्टर से कह दूंगा कि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं चला गया हूं। ये बात सही है कि ये शब्द प्यार और सहानुभूति से कहे गए थे, लेकिन लड़की के कोमल हृदय पर ये जलते हुए अंगारों की तरह गिरे। रतन ने अपने दिन उपहास और अपमान सहते हुए बिताए थे। वो दया के इस अप्रत्याशित उपहार की अपेक्षा नहीं कर रही थी। वो अचानक जोर जोर से रो पड़ी। वो कह रही थी, नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर अवाक रह गया था। वो रतन की भावनाओं के इस तरह के प्रवाह के लिए तैयार नहीं था। जल्दी ही नया पोस्टमास्टर आ गया। उसे सब कुछ समझाने के बाद दादा बाबू जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने जाने से पहले रतन को देखा और कहा, सुनो रतन,
तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। मैं क्योंकि अब जा रहा हूं, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं। ये रख लो, कुछ दिन का तुम्हारा खर्च इससे निकल जाएगा। ये कहकर पोस्ट मास्टर ने उसे एक छोटी सी थैली थमा दी। रतन ने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसे पोस्ट मास्टर के कान की बालियां दिखाई दी। रतन पोस्ट मास्टर के पैरों पर गिर पड़ी। उसके पैर पकड़कर हकलाते हुए बोली, दादा बाबू, मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। मेरी जिम्मेदारी उठाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकली और भागती हुई उस धुंध में खो गई जो झोंपड़ी के चारों तरफ छाई हुई थी। पोस्ट मास्टर ने चुपचाप अपना सामान उठाया और नदी की तरफ चला गया, जहां नाव उसका इंतजार कर रही थी। नाव नदी में चल पड़ी। बारिश के कारण नदी विकराल रूप धारण किए हुए थी। तभी अचानक पोस्ट मास्टर को उस बोझ का एहसास हुआ जो उसके दिल पर पड़ा हुआ था। उसे नदी में बहाव के विरुद्ध आता हुआ एक चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा उस छोटी लड़की का था। उस चेहरे पर अनेक ऐसे शब्द थे जो अनकहे थे। पोस्ट मास्टर सोच रहा था, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी हमेशा उपेक्षा हुई है, ना ही उसके लिए किसी के घर के द्वार खुले और ना ही मन के। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नाव नदी में काफी आगे चली आई थी। गांव पीछे छूट गया था। नाव में सवार पोस्ट मास्टर अब अपने उदास दिल को समझा रहा था। जीवन मिलने और बिछुड़ने, मौत और जुदाई और प्रेम और तड़पन की लगातार बहने वाली नदी की ही तरह तो है। अब पीछे मुड़कर क्या देखना, इस दुनिया में कौन किसका है। लेकिन रतन के छोटे से दिल को इस दार्शनिकता से क्या लेना देना था। वो लगातार उस झोपड़ी के चक्कर लगाती रहती थी जो उसके आंसुओं के बीच बस गई थी। उसे एक कोमल सी आशा थी कि शायद उसके दादा बाबू एक दिन वापस आ जाएंगे। अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी रतन ने अपने ही टूटे हुए दिल से दूर जाना मंजूर नहीं किया। पोस्ट मास्टर। अभी आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की बांग्ला कहानी की हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।